This call is now being recorded. राइट सो पहले हम चालू करते हैं हमारे यहाँ पे चैप्टर जो है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, जहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द नर्वस सिस्टम के बारे में। हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको हम यहाँ पे समझेंगे, सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी अंशिका, गुड इवनिंग फ्रॉम एचपी। अब जब हम इस चैप्टर की यहाँ पे बात करें, दिस आर द टॉपिक्स विल गेट टू सी इन दिस चैप्टर। यू हैव अ न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सीएनएस क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, विल सी ऑल दोस थिंग। ये वाला पार्ट आपका डिलीट हो चुका है। सेंसरी परसेप्शन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग इज समथिंग व्हिच हैज नॉट गॉट डिलीटेड, तो इसको आप इग्नोर करेंगे, इसको आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। चैप्टर एक काफी अच्छा चैप्टर है। चैप्टर में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाते हैं। So 2 to 3 questions you generally find coming from this particular chapter. So it is a chapter with a certain amount of your weightage. तो इस चैप्टर के अंदर आपको एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे इसमें से आपको वेटेज आपको मिल जाता है, ठीक है। नाउ तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ओवर हियर। तो पहली चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपका न्यूरल सिस्टम के साथ साथ, so you have your neural system and along with that you also have your endocrine system. You will also have your endocrine system. अब ये एंडोक्राइन सिस्टम की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसके अंदर आपके सारे यहाँ पे आते हैं आपके हार्मोन्स। इन दिस विल फाइंड ऑल द हार्मोन्स। सो बेसिकली आपके हार्मोन्स भी लाइक आर सेंट टू अ सर्टेन लोकेशन इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। सो एंडोक्राइन सिस्टम में यू टॉक अबाउट ऑल द हार्मोन्स एंड हाउ दे फंक्शन एंड हाउ दे वर्क एंड व्हेन दे कम एंड व्हाट दे डू। कब आते हैं, क्या काम करते हैं, इनका काम कैसे रिफ्लेक्ट होता है बॉडी के अंदर, ये सब यहाँ पे हम सीखते हैं। न्यूरल सिस्टम में इट इज ऑल अबाउट माय नर्व इंपल्स जनरेशन। आपने कोई चीज देखी, सो आपके ब्रेन ने उसे लाइक रिसीव किया, आपने कोई रिस्पॉन्ड किया उस चीज को लेके, राइट। सो एवरीथिंग विल कम अंडर द न्यूरल सिस्टम दैट। आपका एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, आपका नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होता है, सो योर फॉर्मेशन ऑफ योर नर्व इंपल्स, ट्रांसमिशन ऑफ योर नर्व इंपल्स, राइट। सो नर्व इंपल्स आपका बनता कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होता है, एवरीथिंग विल कम अंडर माय न्यूरल सिस्टम, जिसमें काफी चीजें आपकी आती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच 2 or more organs interact and complement the function of one another। यही होता है कोऑर्डिनेशन के अंदर, 2 से 3 ऑर्गन आपके इंटरेक्ट करके साथ में मिलकर काम करते हैं। The neural system and endocrine system coordinate and integrate all the activities of the body so that they function in a synchronized fashion। दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, both of them work together and make things happen for you। आपकी बॉडी में सब चीजें जो आपकी नॉर्मली हो पाती है वो इनके कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे आपकी हो पाती है। Then neural system provides an organized network of point-to-point connection for a quick coordination। आपका neural system काफी quick coordination के लिए it will have a point-to-point connection आपके यहाँ पे मिल जाएगा। The endocrine system provides chemical integration through the hormones। यहाँ पे आपके hormones आपके यहाँ पे involve होते हैं और उसके थ्रू अपने यहाँ पे आप signaling आप अपने यहाँ पे करते हो। Something we'll see in detail in that chapter itself। Okay। अब जब हम nervous system की बात करें तो हमारा तो काफी well developed है, right। It comprised of a highly specialized cells known as by neurons। Neurons आपको मिलता है आपके ब्रेन के अंदर, जिनका नंबर बिलियंस में होता है and they are the basic unit। So neurons are basically going to the basic unit आपको मिल जाएंगे which can receive and transmit the different kind of signal। जिनका काम ही होता है रिसीव करना, ट्रांसमिट करना अलग अलग टाइप के सिग्नल्स यहाँ पे। अगर मैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करूं लाइक योर हाइड्रा, अब हाइड्रा आपका आता है निडेरिया के अंदर, इवन हम मुझे बोलते हैं वहां पे एज अ सिलेंट्रेटा। So Hydra is known to have something called as my nerve net। Hydra के अंदर आपको मिलेगा something called as my nerve net। तो ये टर्म याद रखना, nerve net नाम का जो टर्म आपके सामने आएगा, that is a term you should relate with the Hydra। A network of neurons are found in this। So Hydra is nothing but my will have a network of neurons, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे as a nerve net, right। Neural system in the insect consists of numerous ganglia and neural tissue आपको मिल जाएंगे insect के अंदर, और हमारे अंदर तो we have a well developed one। In us we have a well developed brain, spinal cord में हमारा मिल जाता है। सिंपल चीज ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ अब ये पिक्चर को हम यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। सो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो आपका यहाँ पे होगा, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यू हैव अ सीएनएस, यू हैव अ पीएनएस। यू हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यू हैव अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको 2 चीजें मिल रही है यहाँ पे, यू हैव अ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। बस फिलहाल के लिए इतनी बात याद रखो। आपके सीएनएस के अंदर यू विल गेट टू सी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपका यहाँ पे रन हो रहा होता है फ्रॉम योर
वर्टिबल कॉलम, एंड देन यू हैव अ ब्रेन जिसको हम रखते हैं हमारे क्रीनियम के अंदर. सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर अ पार्ट ऑफ माय सीएनएस. एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, उसके ऊपर आप यहाँ पे ध्यान देना. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से कई सारे आपके नर्व्स निकल रहे होते हैं. सो यू आर फाइंडिंग नंबर ऑफ नर्व्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. तो बेसिकली अगर मैं आपकी बातों को सुन पा रहा हूँ और मैं उसे सुन पा रहा हूँ तो मैं परसीव कर रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन, तो कुछ नर्व से जो उस इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, राइट. सो ऑल दीज नर्व्स, राइट, विच आर कमिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से भी कई सारे नर्व्स आ रहे होते हैं. वो नर्व्स आपके इंटेस्टाइन में जा रहे होते हैं, आपके किडनी में जा रहे होते हैं, आपके लेग में जा रहे होते हैं, थाई में जा रहे होते हैं, आपके टोज में जा रहे होते हैं. So you have your nerves coming from the brain, spinal cord, and all these nerves which are coming from the brain and spinal cord now, they become a part of my peripheral nervous system. So yaad rakhna, all the nerves coming from brain and spinal cord are the part of PNS, peripheral nervous system. They become a part of my peripheral nervous system. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. So अगर आपसे कोई जनरली आके पूछता है कि PNS में क्या आता है, तो आपने बोला सारे जो नर्व्स आ रहे होते हैं, all the nerves which are coming from the brain and the spinal cord, जो भी आपके नर्व्स निकल के वहां से आ रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में से, they are a part of my peripheral nervous system. ठीक है. अब PNS को जब आप यहाँ पे डिटेल में समझते हो तो PNS को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं दो पार्ट के अंदर. PNS will divide into two parts. You have a ANS and you will have a somatic neural system. ये दोनों टर्म भी हम देख चुके हैं. आपको थोड़ा याद करोगे तो जब हमने लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ा था तब हमने ये दोनों टर्म्स के बारे में जिक्र किया था. So when we discuss about the PNS, ना, if we just talk about the PNS over here, then PNS को हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे आपका एक टर्म आपका यहाँ पे आ रहा है आपका SNS, that is my somatic nervous system. अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका कहाँ पे या क्या रेगुलेट करता है? ये आपका रेगुलेट आपको यहाँ पे करेगा आपके यहाँ पे स्केलेटल मसल्स को. सो बेसिकली ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज, ऑल योर वॉलंटरी एक्टिविटीज, आपकी सारी की सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय माय सोमैटिक नर्वस सिस्टम. अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो मेरे नर्व्स है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के, ये कहाँ पे पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, देन यू कैन टेल देम these are the nerves which are interacting with the skeletal muscles. ये आपके वो nerves है which are penetrating the skeletal muscles. तो skeletal muscle का जो भी मैं अभी अपना यहाँ पे मूवमेंट कर पा रहा हूँ, that is all because of the SNS. तो skeletal muscles ये आपको यहाँ पे याद रखना है. इनके बीच में आपको इनका like they will be penetrating the muscles, these muscles, and that's how they are going to function. तो voluntary activities मतलब हाथ पे हिलाना, भागना, दौड़ना, बॉलिंग करना, पत्थर फेंकना is all controlled by my ANS, SNS. Then we have the next term that is going to be my autonomic nervous system. अब autonomic nervous system में आपके यहाँ पे क्या होगा? You will have in this, ये कंट्रोल करता है आपके यहाँ पे involuntary activities. So ANS is going to control my involuntary activities. Involuntary activities. So involuntary activities को मैंने यहाँ पे कंट्रोल करना, मैंने यहाँ पे ANS. So ANS is going to control my involuntary activities को मैंने यहाँ पे वो कंट्रोल करता है. सिंपल सी बात है. तो अगर आपके पेट में कोई एंजाइम रिलीज हो रहा है, अगर आपके इंटरनल मसल, स्मूथ मसल अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, that is all controlled by my ANS. So all the involuntary activities in your body will be controlled by my autonomic nervous system. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो ANS के अंदर भी आपको यहाँ पे दो पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाते हैं. So you will have something called as my sympathetic nervous system, or I can call it as a sympathetic nerve. So one thing I will call it as a sympathetic nerve. और दूसरा टर्म जो आपको यहाँ पे आएगा, that is going to be your, I hope आप सबको मेरी आवाज, हाँ राइट, ओके, हाँ जी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक. अब ये दो टर्म्स को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं. ये टर्म्स के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा. सो जो मेरे सिंपैथेटिक नर्व्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, दे आर द वन व्हिच विल ब्रिंग इन अ एक्साइटेड स्टेट. आपके सामने भालू आ गया, आप बंजिंग जंपिंग कर रहे हो, आप ऋषिकेश में जाके रिवर राफ्टिंग कर रहे हो, तो वो टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी में
एड्रेनलिन का रिलीज होता है. सो यू आर इन स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट. सो एक्साइटरी स्टेट में आपको लेके आएगा आपको यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व. सो sympathetic nerve is the one which will bring you in the excitatory state. It will bring you in the excitatory state. Okay. So excitatory state के अंदर मेरा यहाँ पे लेके आएगा मेरा sympathetic nerve will bring keep me in the excitatory state के अंदर. So जो हम कहते हैं ना flight and fight, भालू सामने आ गया, अब भागना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा. Right? One should normally run from that जगह से. अगर फिर चांस ना हो कुछ भागने का देन लड़ी लो फिर. अब क्या ही कर सकते हो, लड़ी लो फिर. सो दिस कंडीशन इज आल्सो ब्रॉट इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ माय सिंपैथेटिक नर्व्स. राइट. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज द नर्व्स व्हिच विल कीप यू इन द काम स्टेट. ये जो आपके नर्व्स आपके होते हैं इनका काम होता है आपको काम रखना. तो दे आर नोन टू कीप इन द काम स्टेट. तो जैसे कि अभी आप बैठे हुए यहाँ पे बिल्कुल काम, राइट, कि लेक्चर चल रहा है, सुन लेते हैं, राइट. सो यू स्टे इन द काम स्टेट विद द हेल्प ऑफ माय पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ओवर हियर. ओके. तो ये डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे क्लियर कर याद रखना है. बी वेरी क्लियर विद दिस. You have a sympathetic, you have a parasympathetic neural system, right? Both are a part of my ANS. बोथ दोनों के दोनों यहाँ पे ANS के पार्ट बनते हैं यहाँ पे. And then you have a somatic neural system जो आपका यहाँ पे skeletal muscles या उसके contraction को आपका यहाँ पे वो कंट्रोल करेगा. और मैं कहूँगा जो भी आपकी वॉलंटरीज एक्टिविटी होती है उसको आपका एसएनएस आपका यहाँ पे कंट्रोल कर लेगा. तो ये पहले तो चार्ट आपको क्लियर कट जहन में याद रखना है, क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, बिकॉज यू कैन फाइंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस चार्ट इटसेल्फ. सो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए. क्या इतनी बात आप सबके यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पिक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस. हाँ, कोई भी चीज अगर समझ नहीं आती या कंफ्यूजिंग लग रहा है देन प्लीज पूछ लेना. अगर कोई लग रहा है कि यार ये क्या हो गया समझ नहीं आया देन प्लीज आस्क मी इफ देयर इज अ केस लाइक दैट. ओके. नाउ यू हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन आप जानते हो, ब्रेन को आपका प्रोटेक्ट करता है आपका क्रेनियम. क्रेनियम के अंदर आपको कितनी बोन्स आपको मिल जाती है? 8 बाबा. 8 भूलना नहीं आप लोगों ने. वैसे ही हैंड रेस्ट करने की जरूरत नहीं, वैसे ही बता दिया करो. यू विल हैव 8 बोन्स इन द क्रेनियम, राइट. और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे दैट हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय माय वर्टेब्रल कॉलम. वर्टेब्रल कॉलम में कितनी बोन्स आपको मिलती है? 26. 33. कौन था ये? अभिषेक ना? प्लीज समवन हाँ अभिषेक को हाँ रिमूव करिए क्लास में से. Prince can have this honor. All right. So it includes your brain and the spinal cord over here, and these are formed from the neural tube which develops from the ectoderm after gastrula stage. So याद रखना आपका brain और spinal cord जो आपका होता है वो आपका develop कहाँ से हो रहा होता है? From the ectoderm. This is actually getting formed from the ectoderm. So ectoderm में से आपका brain और spinal cord आपका बन रहा होता है. So this is something you have to do. ठीक है. चलो. So cranium and vertebral column हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's talk about something else. देखो ये चीज जो बताई थी वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई, इसे आप देख रहे हैं यहाँ पे. पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू 2 डिविजंस, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, समथिंग आई हैव टोल्ड यू, व्हाइल ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स. तो ये आपका सीएनएस से इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स की तरफ अपने यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा इंपल्स को. द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. ये नोट का फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हो. तो ये चीजें हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. नाउ अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. द पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस. जो मैंने आपको बोला था, जो भी आपकी नर्व्स निकल के आ रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर पीएनएस, राइट. दे ऑल कम अंडर कैटेगरी ऑफ माय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. So nerve fiber of the PNS are of 2 types. So 2 कैटेगरी में हम इसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं, efferent fibers and your efferent fiber. तो इसको मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताता हूँ. Let me tell you what is happening over here. So अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे efferent fibers का, if I talk about my efferent fibers, जब भी आपके सामने ये टर्म आए efferent fiber, तो आपके दिमाग में एक चीज ले आना, they can be also called as my sensory nerves. They can also called as my sensory नर्व्स. सेंसरी नर्व्स का काम ये होता है ये परसीव करते सिग्नल को. सो बेसिकली अगर मैंने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो वो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक कौन लेके आ रहा है? दैट हैज बीन ब्रॉट बाय माय सेंसरी नर्व्स या मेरे एफरेंट नर्व्स भी आप उसे वहां पे बोल सकते हो. सो एफरेंट फाइबर्स या
को हम इवन कह सकते हैं एज अ सेंसरी नर्व्स। इनका काम यहाँ पे होता है टू टेक अप द सिग्नल फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर आप मेरी यहाँ पे बात सुन पा रहे हो तो वो सिग्नल आपके दिमाग तक कौन भेज के रहा है? आपका यहाँ पे सेंसरी नर्व्स विच आर माय एफरेंट फाइबर्स। सो इनका काम होता है टू टेक अप द स्टिमुलस। इनका काम यहाँ पे ये रहेगा टू टेक अप द स्टिमुलस, टू टेक अप द स्टिमुलस। सो फ्रॉम योर सराउंडिंग आपके स्टिमुलस को ये लेगा और उसे कन्वे करेगा आपके सीएनएस तक, राइट? चाहे वो आपका ब्रेन हो या आपका स्पाइनल कॉर्ड हो, राइट? सिमिलरली यू हैव इफरेंट फाइबर्स। इस तरीके से आप यहाँ पे इफरेंट फाइबर्स भी आपके पास यहाँ पे है। अब इफरेंट फाइबर्स के बारे में यहाँ पे बात करें, सो दीज आर द फाइबर्स which are the one which will play the role in giving the response। अगर मैं किसी गर्म चीज को हाथ लगा रहा हूं तो मैं वहां से अपना हाथ हटा भी दूंगा ना एक टाइम के बाद। तो मैं हटा क्यों रहा हूं? बिकॉज मेरे कुछ न्यूरॉन्स ने जाके उन मसल्स को बोला कि आप वहां से आप हटाओ अपने हाथ को। सो दे आर माई न्यूरॉन्स, दे आर माई नर्व्स विच आर कॉल्ड एज माई मोटर नर्व्स। तो यहाँ पे जो आपका टर्म हम इस्तेमाल करेंगे, दैट टर्म इज कॉल्ड एज माई मोटर नर्व्स। तो यहाँ पे इफरेंट फाइबर्स को हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स का काम हमेशा याद रखना, मोटर नर्व्स का काम होता है रिस्पॉन्ड करना। तो अगर आपको कोई चीज आपके सामने, अगर आपको क्रिकेट खेलते जा रहे हो, आपके सामने कोई बॉल फेंक रहा है, तो आप अपना जो बैट घुमा के उसे लाइक प्ले गेम खेल रहे हो उसके साथ। सो द रिस्पॉन्स यू आर गिविंग ओवर देयर, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द मोटर नर्व। सो मोटर नर्व्स आपके बेसिकली हेल्प करते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, राइट? अगर आप कुछ चीज लिख रहे हो या अगर इवन इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू समवन टॉकिंग विद यू, राइट, उस जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो समझ के, सो आपके मोटर नर्व्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपके बकल कैविटी जो जिस तरीके से आपका मूव करता है ना, जिस तरीके से आप सही वर्ड्स आप बाहर निकाल सकते हो किसी से बात करते समय, so that is all going to be controlled by my motor nerves. So they are going to play a role of giving the response. They play the role in giving response. So response देने के लिए motor nerves हमें मदद करते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपको वही रहेगा कि अगर आपको किसी ने चीज को हाथ लगाया, आपको गर्म लगी, आपने हाथ अपना हटाया वहां से, देन आपके मसल्स को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि आपको उसे हटाना है हाथ को। सो दैट्स समथिंग डन बाय माय मोटर नर्व्स और माय इफरेंट फाइबर्स। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो एफरेंट कभी आपके सामने टर्म आ रहा है, इफरेंट अगर आपके सामने यहाँ पे टर्म आ रहा है, देन यू शुड नो एक आपका सेंसरी, एक आपका यहाँ पे मोटर नर्व, और दोनों का होना जरूरी है, तभी तो आपका नर्व सिस्टम काम करेगा। आप सिग्नल लेते हो, सिग्नल सेंड करते हो, दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग ऑल द टाइम। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? अब यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, लेट मी टेल यू दिस थिंग समवेयर ओवर हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ योर ब्रेन, दैट इज गोइंग टू बी द न्यूरॉन। सो न्यूरॉन के बारे में हम यहाँ पे बात करें थोड़ा सा। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यूरॉन ओवर हियर। सो न्यूरॉन की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, सो लेट्स मेक अ स्मॉल न्यूरॉन। So neuron is your one of the very precious cell inside your body, and क्या आपके न्यूरॉन डिवाइड कर सकते हैं? No, No, sir. sir. No, sir. नहीं कर सकते डिवाइड, राइट? डिवाइड बिल्कुल नहीं कर सकते आपके न्यूरॉन्स, और एज के साथ साथ इनका नंबर हो जाएगा कम। तो अभी जितने न्यूरॉन्स है आपके पास, आफ्टर एट सर्टेन एज विल फाइंड दे विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग रैपिडली, will start declining rapidly. So that is something going to happen all the time with all the people. तो आपकी जो cognitive ability जो आपकी अभी है, वो 15 years down the line it will be slightly compromised. इसलिए यंग एज के अंदर आप नई नई चीजें आप सीख सकते हो। एक सर्टेन एज के बाद भी आप सीख सकते हो। कहा जाता है ना कि सीखने की कोई एज नहीं होती, ये सब तो कहते हैं ये लोग, बट योर ब्रेन will have some limitations all the time. So your neurons keep on declining with the course of time. ठीक है, मतलब एक सडन इसके बाद हर then like you find your 10th on neurons are dying all the time. So that happens. Even आप ये स्पोर्ट्स में भी आप देख सकते हो। क्रिकेट में अगर आप देखोगे तो एक टाइम का रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस वैसे रहते नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। बॉल निकल गई, आप वहां पे खड़े रह गए, और एंटी मार के आपको 3-0 से हरा के चली गई, आप वहां पे खड़े रह गए। So number of things happen, right? So that is why you should know that neurons are very precious, and इनको precious है तो इनको प्रोटेक्ट करना भी काफी जरूरी है। Okay, now let's see few things. So आप एक न्यूरॉन को जब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, so you'll find these are my dendrites. These are my dendrites. ये मेरे यहाँ पे डेंड्राइट्स हो जाता है।
Then the center part over here is called as my cell body. जो center वाला मेरा यहाँ पे part है, this is called as my cell body. Cell body आप इसे यहाँ पे कह सकते हो या फिर इसे आप even कह सकते हो as a cyton. You can also call it as a cyton. ठीक है. उसके साथ साथ you should know one thing कि आपके जो dendrites आपके यहाँ पे होते हैं, आपके जो dendrites आपके यहाँ मिलेंगे, these dendrites are the one जो रिसीव करते हैं इम्पल्स को. तो जो भी अभी आप सुन पा रहे हो या जो भी आप चीजों को रिसीव करते हो, इम्पल्स को, सेंसरी इम्पल्स को जो आप रिसीव करते हो, that is something taken up by my dendrites. वो आपके dendrites ही ले रहे होते हैं. They are being taken by the dendrites. तो फिर dendrites से आपको nerve impulse जो होता है वो आपका आगे बढ़ाया जाता है. अब ये जो नीचे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, the lower part you can see over here, this is my axon ending. ये lower part मुझे यहाँ पे दिख रहा है, that is my axon ending. अब आपका जो सेल बॉडी या साइटोन है, साइटोन के अंदर आपको काफी चीजें मिल जाती है. यू विल फाइंड योर न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे. क्या चीज नहीं, देखो मेजर आपके ऑर्गेनल्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं. क्या आपको नहीं मिलता है साइटोन के अंदर? यू विल नेवर फाइंड अ प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रियोल. तो सेंट्रियोल्स आर गोइंग टू बी एब्सेंट. सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट. अब सेंट्रियोल्स अगर आपके यहाँ पे एब्सेंट है तो इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर कि ये मेरे सेल्स कभी डिवाइड नहीं करेंगे. सिंपल सी बात है. न्यूरॉन्स एक बार बनने के बाद वो डिवाइड नहीं करते हैं, राइट? वो डिक्लाइन होगा उनका नंबर एक टाइम के बाद, बट दे वोंट डिवाइड, दे वोंट इंक्रीज देयर नंबर. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. सो दे डोंट हैव अ सेंट्रियोल, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ सेल डिवीजन फ्रॉम देम. दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, सेल बॉडी के अंदर आपको एक और चीज मिल जाती है, वी कॉल इट निसेल ग्रैन्यूल. सेल बॉडी के अंदर यू गेट टू सी वन मोर थिंग, एंड दैट वन मोर थिंग इज कॉल्ड एज निसेल्स ग्रैन्यूल. निसेल्स ग्रैन्यूल. अब निसेल्स ग्रैन्यूल आर वन टाइप ऑफ माय ईआर. ये एक टाइप के आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके यहाँ पे होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में आपके करेंगे यहाँ पे मदद. तो निसेल्स ग्रैन्यूल्स आर द वन व्हिच आर वन टाइप ऑफ माय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, NISSLES. निसेल्स ग्रैन्यूल आर वन टाइप ऑफ माय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी वजह से आप अपना प्रोटीन सिंथेसिस करने में आपके यहाँ पे मदद करते हैं. देन यू हैव इन द सेंटर यू विल बी हैविंग प्रेजेंस ऑफ योर एक्सॉन. तो ये मेरा पूरा जो यहाँ पे लंबा सा एरिया जो मेरा यहाँ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट विल बी योर एक्सॉन. Now these are all small things which you already. Just give me a minute. Let me see some. 2 मिनट रुकना बेटा आप लोग. These are my axons over here. अब axons जो आपके यहाँ पे होते हैं, these are the area जहाँ से आपका नर्व इम्पल्स आपका आगे जाता है और वो जाता है आपके एक्सॉन एंडिंग तक. अगर आपको याद हो ना अपना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर भी जो हमारा जो जंक्शन पे जो आपको दिख रहा था वो आपका एक्सॉन एंडिंग ही था. अगर आपको याद हो तो दैट बल्जिंग स्ट्रक्चर व्हिच आई हैव ड्रॉन ओवर देयर, that was the axon ending. So it was the axon ending and it was the muscle जो वहाँ पे interact कर रहे थे, right? तो वो था वहाँ पे axon ending and this is the axon over there. ये आपको यहाँ पे आपको axon आपको मिल जाएगा. Now axon either can have Schwann cells आपको मिलेंगे यहाँ पे जो आपकी myelin sheath बना के देंगे. So either you can have a Schwann cell. चलो हम बना देते हैं यहाँ पे, assume करते हैं कि यहाँ पे कुछ Schwann cell लगे हुए हैं. So you have some Schwann cells over here. ये Schwann cell जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, स्क्वायर सा डब्बा जो बना के रखा हुआ है, ये आपको बाद में यहाँ पे बना के देता है आपको यहाँ पे एक myelin sheath. So they make some lipid covering surrounding the axon in that region और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a myelin sheath. So ये तो मैं बता रहा हूँ आपके यहाँ पे Schwann cells और आप ये समझ लो कि Schwann cells यहाँ पे एक covering बना रहे हैं. They are making some lipid covering surrounding the axon and that covering is called as my myelin sheath. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है. So this is also one thing which you have to remember in this. Like you will have a Schwann cells. Schwann cells and the Schwann cells के बारे में अगर कोई पूछेगा ये लोग करते क्या है, so याद रखना they are known to make the myelin sheath. ये myelin sheath आप यहाँ पे बना के देते हैं. They are known to make something called as a myelin sheath. क्या काम होता है, क्या रोल होता है, we'll see that separately, but इतनी चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो. Okay, so you can see your neuron over here, you can see the myelin sheath, you can see the Schwann cells, बाकी सारे आपको यहाँ पे चीज आपको यहाँ पे दिख रही है. अब आपके जो myelin sheath है ना, जहाँ पे आपके Schwann cell की जो आपका गैप है, that gap is called as my node of Renvir. That gap over here is called as my node of Renvir. तो आपको यहाँ पे जो आपको गैप मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, इस गैप को हम बोलेंगे यहाँ पे as a node of Renvir. तो मैं इस गैप को अगर यहाँ पे दिखाऊं, तो ये गैप वो होता है बेटा, यहाँ से आपका नर्व इम्पल्स ट्रांसफर किया जाता है. सो बेसिकली नर्व इम्पल्स ये मेरा यहाँ पे आ गया नोड ऑफ रेनवीर. दिस इज माय नोड ऑफ रेनवीर, राइट. और इसी पॉइंट से आपका नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेगा. सो इट विल ट्रैवल फ्रॉम नोड ऑफ रेनवीर टू नोड ऑफ रेनवीर. नर्व इम्पल्स आपका यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता है.
इट विल जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ फ्रेंड टू अनदर नोड ऑफ फ्रेंड। तो इस तरीके से आपका नर्व इम्पल्स आपका आगे बढ़ता जाएगा। और याद रखना, इतना दिमाग में बिठा लो कि अगर आपके पास श्वान सेल्स, अगर आपके पास माइलिन शीथ है, अगर आपके न्यूरॉन के आसपास माइलिन शीथ है जो आपके एक लिपिड से बनी हुई लेयर होती है सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपका नर्व इम्पल्स काफी तेजी से आपका ट्रैवल करेगा। द नर्व इम्पल्स विल ट्रैवल एट अ मच मोर फास्टर रेट इफ यू हैव योर माइलिन शीथ सराउंडिंग द न्यूरॉन। इसका यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। लेट मी शो द एग्जांपल ओवर हियर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक न्यूरॉन है जिसके पास आपकी माइलिन शीथ लगी हुई है, एक न्यूरॉन है जिसके पास आपकी माइलिन शीथ यहाँ पे नहीं है। तो जहां पे आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन है वहां पे आपका नर्व इम्पल्स काफी तेजी से आपका ट्रैवल करता है, और जहां पे आपका माइलिन शीथ नहीं होता वहां पे नर्व इम्पल्स आपका ट्रैवल करेगा बट स्लाइटली स्लोअर। सो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ दिस वन थिंग इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू नो इन दिस, कि आपने देख लिया कि आपके पास यहाँ पे न्यूरॉन है, आपने बेसिक लेबलिंग आप बचपन से देखते हो, यू नो दैट न्यूरॉन्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय फ्यू सेल्स एंड दोज सेल्स आर कॉल्ड एज माय ग्लियल सेल्स। याद रखना, न्यूरॉन्स के आसपास आपको कुछ वहां पे सेल्स मिलेंगे, इनको आपको यहाँ पे याद रखना है, एंड दोज सेल्स आर कॉल्ड एज माय ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स। अब ग्लियल सेल्स मेरे यहाँ पे क्या होते हैं? ग्लियल सेल्स आर द सेल्स विच आर, आई कैन कॉल देम एज अ सपोर्टिंग सेल, कह सकता हूँ एज अ, यहाँ पे एज अ सपोर्टिंग सेल। आई कैन कॉल देम एज अ नर्स सेल, उनको नर्स सेल भी यहाँ पे कह सकता हूँ, कॉल देम एज अ नर्स सेल्स। अब ये सपोर्ट किसको कर रहे हैं? नर्स किसको कर रहे हैं यहाँ पे? द आंसर इज गोइंग टू बी न्यूरॉन्स। द आंसर इज गोइंग टू बी सिंपल, दैट्स गोइंग टू बी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को ये करते हैं अपना यहाँ पे सपोर्ट या नर्सिंग, जो न्यूरॉन्स को मिल रही होती है वो इनके साइड से आपको यहाँ पे मिल रही होती है। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, दैट समझो कि यहाँ पे एक न्यूरॉन है, समझो आई जस्ट मेक सम स्मॉल न्यूरॉन ओवर देयर, एक बड़ा बढ़िया सा आपके सामने यहाँ पे एक न्यूरॉन है। सो एक न्यूरॉन के आसपास आपको मिलेंगे 4 से 5 ग्लियल सेल्स। याद रखना, surrounding the one neuron you can have around like 4 to 5 glial cells can be seen. सवाल ये आता है कि इतना हम क्यों ग्लियल सेल इनके आसपास हम यहाँ पे रख रहे हैं? तो मैंने आपको पहले बताया था, न्यूरॉन आर प्रेशियस, एक बार इनको कुछ हो गया तो इनको आप रिवाइव नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई एवरी न्यूरॉन इज सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लियल सेल्स। कई सारे ग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स के आसपास आपको मिलेंगे वहां पे, जिनका काम होगा सपोर्ट प्रोवाइड करना, नर्सिंग करना। दैट इज व्हाट दे डू ओवर देयर। So this is going to be very, very, very important for the neurons, right? तो अगर आपसे कोई कहता है कि क्या ग्लियल सेल्स न्यूरॉन से ज्यादा होते हैं, द आंसर इज यस। अगर एक सिंगल न्यूरॉन के आसपास अगर आपको 4-5 ग्लियल सेल मिल जाए, देन आई कैन क्लियरली से इनका नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? यहाँ तक चीजें समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? आई होप दिस इज समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, राइट? sir. नाउ आफ्टर दिस, नाउ लेट मी टेल यू कपल ऑफ मोर थिंग्स इन दिस। ग्लियल सेल्स के एग्जांपल यहाँ पे मेरे क्या क्या जाते हैं? तो एग्जांपल यहाँ पे आप एक दो कुछ नाम आप यहाँ पे याद रखना। एक आपका यहाँ पे नाम आएगा, यू कॉल हिम एज एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स, दैट इज वन काइंड ऑफ माय ग्लियल सेल। एक होता है जिसका नाम आपका यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, that's one more type of my glial cell. Then you have something called as my microglial cell. Microglial cells. आपको ये सवाल आ सकता है आपके दिमाग में कि सर ये तो हमने एनसीईआरटी में देखा नहीं है, तो ये क्यों हम इन्हें यहाँ पे देख रहे हैं? They can become a potential question. They can become a potential question. They can become a part of a statement, or they can become a part of your as the following. So you should know, जब भी आपके सामने ये नाम आए तो याद रखना, they are my glial cells and they are known for a support and the nursing of the neuron. And then you have something called as my ependymal cells. Ependymal cells. और एक मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है जो मैंने ऑलरेडी अभी रिपीट कर चुका हूँ, दैट इज माय श्वान सेल। श्वान सेल इज ऑल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माय ग्लियल सेल्स। ये भी मेरा ग्लियल सेल के कैटेगरी में मेरा यहाँ पे आएगा, दैट्स माय श्वान सेल्स। ठीक है, तो ये कुछ नाम आप यहाँ पे याद रख सकते हो। इसमें मैं एक दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करता हूँ एंड देन वी विल जंप ऑन टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट? बिकॉज मैंने आपको पहले बोला था, आई थिंक ग्रुप में मैसेज डाल हुआ दैट वी विल बी स्पेंडिंग लास्ट 40 मिनट्स ensuring that हम लोग रिवाइज करें हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, क्वेश्चन सॉल्व कर रिवाइज करें, right? So that's what we'll do. So just want to tell you for a couple of things here. Macroglial cells जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, they are known to carry out phagocytosis. They are known to carry out phagocytosis, right? Ependymal cells जो आपके यहाँ पे होते हैं, ependymal cells जो आपके यहाँ पे होते हैं, these are the cells which actually
आर द वन विच मेक अ फ्लूइड, एक फ्लूइड बनाने में आपके यहाँ पे मदद करते हैं। पता है आपने बच्चों ने एक नाम सुना होगा, देयर इज अ फ्लूइड इन योर ब्रेन कॉल्ड एज माय CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सुना था आपने बच्चों ने कभी ना कभी ये चीज सुनी होगी, समथिंग लाइक योर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपके यहाँ पे रहता है ना, दिस फ्लूइड इज समथिंग व्हिच इज सीन इनसाइड योर ब्रेन, सीन सराउंडिंग द ब्रेन, शॉक से बचाता है आपको, ब्रेन को नरिश करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। बट दिस फ्लूइड बनाने के लिए आपकी जो मदद यहाँ पे करता है, दैट इज माय एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माय CSF। तो आप इतना यहाँ पे याद रख सकते हो दैट एपेंडाइमल सेल एक्चुअली हेल्प्स, they actually help in formation of your CSF। इतना याद रख लो फिलहाल के लिए। आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस राइट नाउ, मैं इसके बियॉन्ड अभी यहाँ पे जाऊंगा बिकॉज मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने कुछ चीजें डिस्कस करनी है। सो वी विल बी डूइंग दिस चैप्टर इन स्मॉल पीसेस बिकॉज आपका भी MT आ रहा है एंड वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, वी हैव टू रिवाइज फ्यू थिंग, दैट्स व्हाई। बट इतनी चीजें मैं चाहूंगा कि इतनी चीजें आप यहाँ पे याद रखना। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो भी मैंने आपको बताया ज्यादा कुछ है नहीं, उसको आप एक बार खुद से लिख लो अपने एक नोटबुक के अंदर, अपने रफ कॉपी के अंदर, राइट डाउन ऑल द थिंग्स वी हैव डन राइट नाउ, दिस आर द फाउंडेशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इतनी चीजें आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए याद रखनी है। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन सॉल्विंग वाला ड्रिल। तो चलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग हम यहाँ पे जंप करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद माय क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ये मेरे यहाँ पे सवाल नंबर पहला, GnRH a hypothalamic hormone needed in the reproduction acts on। तो सवाल देखो यहाँ पे ध्यान से आप लोग एंड देन टेल मी व्हाट कैन द करेक्ट आंसर ओवर हियर एंड रेज योर हैंड टू आंसर दिस ऑल द टाइम। GnRH जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है आपके यहाँ पे, इसको हम किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी मुस्कान बताइए। सर ऑप्शन बी। आपको यहाँ पे ऑप्शन बी लग रहा है, ओके। अंशिका शर्मा आपको क्या लग रहा है? सर बी। एंड मुस्कान आपको? सर बी। ऑलराइट, सो यस, बाकी लोग भी आई थिंक एग्री करेंगे यहाँ पे दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। आप यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आएगा। GnRH बेटा आपका ये जो हार्मोन ही आपका आ रहा है हाइपोथैलेमस में से, दैट्स व्हाई इट इज बीन मेंशन्ड, इट्स अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये हार्मोन जाके बोलता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को कि वो रिलीज करना चालू करे अपना वहां पे LH and FSH। सो दिस विल गो एंड टेल द एंटीरियर पिट्यूटरी टू स्टार्ट सिक्रेटिंग द LH and FSH ओवर हियर। तो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो यार अपना GnRH एक आपका हाइपोथैलेमस से आने वाला भी हार्मोन है आपका यहाँ पे, और एंटीरियर पार्ट से आपके ये हार्मोन आ रहे होते हैं, LH और FSH विल कम फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट। बल्कि आप इतना याद रखना कि पोस्टीरियर पार्ट से आपके दो हार्मोन आ रहे होते हैं। लेट मी जस्ट मेंशन दैट हार्मोन एज वेल। याद है मैंने आपको बात बताई थी, पोस्टीरियर पार्ट से आपके कौन से दो हार्मोन आ रहे होते हैं? ऑक्सीटोसिन। राइट, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। बिल्कुल सही, राइट। These are the only two hormones which are coming from the posterior part. बाकी सारे आपके हार्मोन जो आपके यहाँ पर होते हैं, they are coming from the anterior part. So yes, option A over here becomes my correct answer in this. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। बाकी लोग भी इन्वॉल्व करेंगे बेटा, बाकी लोग ने भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, सब लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, स्कूल में भी आपने ये चैप्टर का भी आपका टेस्ट हुआ है तो आपने रिवाइज किया होगा। सो यू कैन नॉट से कि सर ये तो याद नहीं आ रहा, ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव पिक्ड अप दिस चैप्टर। ओके, give the name of the two hormones A and B in the figure given below। सो ए बताओ, ए आपके यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो जाके एक्ट करे लेडिक सेल के ऊपर, एंड लेडिक सेल से कुछ चीजें आपकी सिक्रेट की जा रही है, वो है आपके यहाँ पे बी जो हेल्प करिए हमारे यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। सो नाउ टेल अस व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए चेतना बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे लग रहा है। एंड जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। आपको भी ऑप्शन बी लग रहा है, बैटर्न वाला। ओके, सो यस दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ओवर हियर। यू हैव योर LH आपका आ रहा होता है, सो LH इज बेसिकली कमिंग, दैट्स A। LH आपका आके विल एक्ट ऑन द लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करने के बाद इट विल डू, इट विल लेट द लेडिक सेल नो टू सिक्रेट सम हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज गोइंग टू बी माय एंड्रोजन। ठीक है, सो वो सिक्रेट करा मैंने यहाँ पे एंड्रोजन, एंड दैट एंड्रोजन विल गो एंड स्टिमुलेट माय स्पर्मेटोजेनेसिस। सो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। देन सो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा एक चीज याद रखना, LH आके कह रहा है लेडिक सेल को टू सिक्रेट द एंड्रोजन, ठीक है, दैट इज माय टेस्टोस्टेरोन। ये भी याद रखना दैट यू हैव योर FSH, FSH जाके किसको स्टिमुलेट करेगा? सर्टोली सर्टोली सेल्स। राइट, ये जाके सर्टोली सेल्स को करेगा स्टिमुलेट।
और सर्टुलर सेल्स को स्टिमुलेट करने के बाद सर्टुलर सेल्स आपका रिलीज करेंगे आप यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक प्रोटीन को यहाँ पे लोग रिलीज करते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड देन फिर अपना काम करना वहां पे अपना चालू करता है. सो यस, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, चलो देन उसके बाद ऑलराइट, रीड द करेक्टली ऑल द ऑप्शंस ओवर एंड टेल मी व्हिच इज द अनकरेक्ट पेयर आपके यहाँ पे कौन सी होगी. Choose the incorrect pair over here. देखो ध्यान से and tell me which is going to be incorrect pair in this. क्या हुआ अभिषेक, ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया? अभिषेक, प्रिंस एंड बाकी सारे लड़के हैं. बोलिए अंशिका शर्मा, क्या हुआ इसका आंसर यहाँ पे? सर ए ऑप्शन. अनुराधा, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन ए. टेम्पल, आपको क्या लग रहा है? चेतना, आपको क्या लग रहा है इसके अंदर? ए ऑप्शन. एंड व्हाई चेतना यू थिंक ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस? क्योंकि सर बाकी सारे करेक्ट है इसलिए आंसर वाला नहीं पड़ा मैंने. नहीं सही है, दैट्स ट्रू, वेरी गुड, वो भी आपका तरीका सही है. एंड एक और चीज आप कह सकते हो कि इंट्रम फ्लूइड फिल्म कैविटी इन प्राइमरी फॉलिकल आपको कभी नहीं मिलती, बिकॉज आपका प्राइमरी फॉलिकल के अंदर आपका एंट्रम बनता ही नहीं है. आपका एंट्रम आपको बनाया जाएगा आपका यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल के अंदर. सो इन द टर्शियरी फॉलिकल इटसेल्फ यू विल फाइंड द एंट्रम इज गेटिंग फॉर्म्ड. सो यस, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज माय करेक्ट आंसर, राइट. बी, सी एंड डी आर गोइंग टू बी माय लाइक दैट्स नॉट करेक्ट आंसर, बिकॉज ये आपके यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर है. बाकी सारे आपके यहाँ पे करेक्ट पेयर है. सो देखो आप यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte completes the first meiotic division inside. बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी oocyte अपना पहला meiotic division आप यहाँ पे खत्म करेगा इसके अंदर. सेकेंडरी oocyte haploid cell formed after first meiotic division, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, एक सेकेंडरी oocyte आपका haploid cell होता है. ग्राफेन follicle is a mature tertiary follicle which ruptures during the evolution. तो बाकी सारे यहाँ पे सही है, करेक्ट पेयर है, बट नॉट योर ऑप्शन ए ओवर हियर. दैट इज गोइंग टू बी योर इनकरेक्ट पेयर. The reproductive cycle in the female primates such as monkey, apes and human being is called as. Reproductive cycle जो आपका यहाँ पे होता है आपका like in your monkeys, apes, human being, ये आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? Like what that cycle will be called as? So बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ए. ओके, एंड शिखा, आपको क्या लग रहा है? शिखा की हम आवाज यहाँ तक आ नहीं रही. बताइए शगुन, क्या लग रहा है इसका आंसर? ए ऑप्शन. It is going to be your option A. So menstrual cycle is something we'll find in the monkeys and human being. You will find a menstrual cycle. And आपके cattles हो गए, your if you find your cats, you find your dogs, in that you will be having estrous cycle will be the correct answer in them. Okay. Read the graph carefully and give me the correct answer. The diagram shows the change that takes place in the endometrium during the normal menstruation. Identify A and B. So आपको यहाँ पे A and B आपको बताना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है. बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पे आपको बताया कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आपके यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं. On the basis of that, you have to give me the correct answer in this. बताइए इशिता कुमारी, क्या होगा इसके अंदर आंसर आपका? आपको सी लग रहा है आपका यहाँ पे? ओके, जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है, क्या लग रहा है आपको आंसर यहाँ पे? ऑप्शन सी. ऑलराइट, ठीक है. आई थिंक एवरीवन विल एग्री विद दिस दैट द आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी इन दिस. आप यहाँ पे देख सकते हो दैट यू हैव एंडोमेट्रियम लाइनिंग की यहाँ पे आपको ग्राफ बना के रखा हुआ है. सो यू कैन सी द एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपके यहाँ पे निकल रही है, नीचे जा रही है. और ये जब हो रहा होता है व्हेन देयर विल बी अ मेंस्ट्रुएशन. सो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे द एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल गेट स्लॉग्ड ऑफ एंड एवरीथिंग विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड. सो दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. राइट आफ्टर ओव्यूलेशन यू आर फाइंडिंग कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपके यहाँ पे डेवलप कर रही है, वापस से ग्रो कर रही है. राइट, so I can very clearly say that my A and B is going to be my menstruation and the ovulation. So these are the two things I'll be finding over here. Capacitation occurs in
कैप्सिटेशन आपका यहाँ पे कहाँ पे हो रहा होता है? सो वेयर डू यू फाइंड कैप्सिटेशन आपका यहाँ पे हो रहा होगा? ये बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन डी। ऑलराइट, शगुन क्या लग रहा है? डी ऑप्शन। शगुन बताओगे क्या होता है कैप्सिटेशन में, होता क्या बेसिकली? कोई बात नहीं, चेतना आप बताइए क्या होता है कैप्सिटेशन के अंदर? जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहा होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तब जो चेंजेस होते हैं। नहीं 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 नहीं, 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 कोई बात नहीं। मुस्कान कुमारी आप बताइए। No one knows, no one knows this. बोलो सर बेटा जब वो बोलो। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है तो ये जो साइटोप्लाज्म रिलीज होता है। नहीं। ऑलराइट, लेट मी टेल दिस। पूजा आप बताना चाहोगे वैसे क्या होता है इसके अंदर? सर रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हाँ, सो बेसिकली ये तो बेटा कहाँ से रिमूव कर रहा है? हेड से, स्पर्म के हेड से। राइट। सो बेसिकली आप यहाँ पे होता ये है दैट यू विल फाइंड, समझे मेरा स्पर्म है राइट, तो स्पर्म के हेड के ऊपर यू विल हैव अ लिपिड डिपोजिशन। स्पर्म के हेड के ऊपर यू विल हैव अ लिपिड डिपोजिशन आपको यहाँ मिलेगा। सो यू विल हैव अ लिपिड डिपोजिशन ऑन द स्पर्म हेड। सो यू विल हैव अ लिपिड का कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। अब लिपिड का कंटेंट जो आपको यहाँ मिल जाए, इसको निकालना यहाँ पे आपका होगा जरूरी। सो आपके एक्रोसोम के ऊपर यू विल हैव अ लिपिड कंटेंट एंड दैट लिपिड कंटेंट नीड्स टू बी रिमूव्ड। और उसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे हमारे यहाँ पे, लाइक बेसिकली व्हाट विल हैपन कि आपके सर्वाइकल म्यूकस इज द वन व्हिच विल रिमूव दिस लिपिड कंटेंट। इसको निकालना यहाँ पे जरूरी, जब तक ये आपका निकलेगा नहीं तब तक आपका स्पर्म आपका एक्टिव नहीं हो सकता। सो यू नीड अ सर्वाइकल म्यूकस। सो सर्वाइकल म्यूकस जो आपका यहाँ पे, दैट म्यूकस विल कम एंड लिपिड द लिपिड कंटेंट फ्रॉम द हेड, एंड लिपिड कंटेंट को आपने यहाँ पे एक बार निकाल दिया, देन योर स्पर्म इज एक्टिव टू फर्टिलाइज। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैपेसिटेशन। याद रखना, दिस सर्वाइकल म्यूकस विल प्ले द रोल इन रिमूविंग द लिपिड फ्रॉम द स्पर्म हेड एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कैपेसिटेशन। तो ये भूलना मत आप लोग, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ कैपेसिटेशन, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपके यहाँ पे होगा। ओके, ध्यान से देखो इस सवाल को, रेज योर हैंड। During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces a change in the membrane that blocks the entry of the dash, and the secretion of B helps the sperm entry into the cytoplasm of the ovum. बताइए प्रिंस क्या होगा आंसर इसके अंदर? प्रिंस की भी आवाज नहीं आ रही। ऑलराइट, बताइए इशिता क्या होगा आंसर इसमें? अगर आपका वंशिका शर्मा। सर डी लग रहा है। बेटा इसके अंदर आंसर जो आपका आएगा, आंसर विल बी योर ऑप्शन सी ओवर हियर। आपका जब स्पर्म आता है कांटेक्ट में विद द ज़ोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंज इन द मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या होगा, वो मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस करेगा। वो चेंजेस कर इसलिए जाते हैं ताकि आप अवॉइड कर सको अपना एडिशनल स्पर्म की एंट्री को। सो यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। तो ये तो आपका यहाँ पे आ गया एडिशनल स्पर्म यहाँ पे। द सिक्रेशन ऑफ डैश हेल्प्स इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। सो आपका सिक्रेशन जो आपका यहाँ पे किया जाएगा बाय द एक्रोसोम will actually help the sperm to enter into the cytoplasm, and that is why option C over here becomes the correct answer. So option C बनेगा यहाँ पे the correct answer, because acrosome आपको याद रखना है as something you will find in the sperm head. इसकी मदद से ही तो आपको ये enter कर पाएगा आपके ovum के अंदर. So yes, option C becomes your correct answer in this. Embryo at 8 to 16 cell stage में आप उसे यहाँ पे क्या बोलोगे? Embryo at 8 to 16 stage का अभी यहाँ पे क्या बोलना है आपने यहाँ पे? इट इज, हाँ जी बताइए अनुराधा। अरे आई कैन नॉट सी राइट नाउ। इट इज गोइंग टू बी बेटा ऑप्शन बी यहाँ पे, राइट बिल्कुल सही। सो मोरुला इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस, बिकॉज वी विल फाइंड मोरुला इज द वन
which is a stage जहाँ पे आपका 8 से 16 सेल स्टेज पे जो आपका यहाँ पे एम्ब्रियो रहेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज मोरुला. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मोरुला ओवर हियर. सो मोरुला आपका यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे एज लाइक एम्ब्रियो व्हिच इज इन द 8 to 16 सेल स्टेज. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखना बताना कि आपका यहाँ पे समझो आपका मोरुला है व्हिच हैज 8 से 16 सेल आपका मिल रहा है. मुझे ये बताओ कि ये जो सेल्स आपके बीच में, इन सेल्स का नाम यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज दिस सेल्स आर कॉल्ड एज? ब्लास्टोम बता दो, अनम्यूट करके बता दो. क्या कह रहे हो? वापस बोलो. व्हाट आर दिस सेल्स आर कॉल्ड एज? दिस सेल्स आर कॉल्ड एज योर ब्लास्टोमियर. इन सेल्स को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ब्लास्टोमियर, राइट? So all the cells inside that particular zygote will be called as my blastomere. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. That's the first thing you have to know. Second चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है that you have a blastula, you have your morula stage. इसके आसपास जो आपको कवरिंग मिलती है, the covering you have in your surrounding, right? Alright शिका, ये जो कवरिंग आपको मिलती है, आउटर लेयर आपको यहाँ पे जो मिल रही है, इस आउटर लेयर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? What is that outer layer is been called as? बोलो. ट्रोपोप्लास्ट. Very good. This outer layer is called as my trophoblast. Right. बिल्कुल सही. ठीक है. और जब मेरे ये सारे बीच के जो सेल्स होते हैं वो एक कॉर्नर पे जाके चिपक जाते हैं, they go to one particular site, तो उन सेल्स को हम फिर क्या बोलेंगे वहां पे? inner cell inner mass. mass cell. Very good. We call them as a inner cell mass. फिर हम उन्हें वहां पे inner cell mass and the remaining space जो आपको होता है उसे हम कहते हैं वहां पे blastocele. बिल्कुल सही. तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. Now, several hormones like HCG, HPL, ये हम पहले भी कर चुके हैं सवाल को. बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? हैंड रेज करिए फटाफट सब लोग यहाँ पे. Quickly raise your hand because we'll have to tell few more things along with this. So बताइए चेतना क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन. प्लेसेंटा आप मुझे बता रहे हो. अनुराधा क्या लग रहा है? अच्छा. Now someone has to tell me, raise your hand if you know what is the role of your HPL. HPL का रोल अगर आप जानते हो तो अपना हैंड आप यहाँ पे अपना रेज रखोगे. बताइए अंशिका शर्मा, व्हाट इज द रोल ऑफ द HPL? सर ये मदर बॉडी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं. Right. So HPL will actually prepare it will help in the preparation of the mammary glands during the course of pregnancy. Post पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन के टाइम पे ये आपकी हेल्प करेगा. Like that is something it is preparing for. Then we have, इनमें से कौन सा हार्मोन आपका यहाँ पे होगा जिसको हम इवन यूज कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी? कौन सा होता है हार्मोन इसके अंदर? वैसे ही बता दो अनम्यूट करके, कौन सा होता है? HCG. HCG, राइट. एंड दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द ह्यूमन यूरिन के अंदर. ठीक है, ये सब आपको याद रखना है. बाकी सारे हार्मोन तो आप लोग वाकिफ हैं. बताइए कौन सा सीक्वेंस आपका यहाँ पे सही रहेगा? विच ऑफ द सीक्वेंस ओवर इज गोइंग टू बी करेक्ट? The correct sequence is going to be what? Okay. बताइए मुस्कान कुमारी क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस आपके यहाँ पे? सर ऑप्शन ए. सर ऑप्शन ए. एंड पूजा डागर आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बन जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर. यस, विल हैव अ जाइगोट, देन विल हैव क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला. तो आप देखो यहाँ पे दैट यू विल हैव अ जाइगोट, और जाइगोट के बाद विल हैव जो उसके अंदर जो आपके डिवीजन स्टार्ट हो रहे हैं उसे हम क्लीवेज बोलते हैं. एक से बनेगा आपके यहाँ पे 2 सेल, इतना बनेगा आपका यहाँ 2 सेल से नाउ इट विल बिकम माय 4 सेल स्ट्रक्चर. तो जब आपके ये सब आपके यहाँ पे होने लगेंगे, व्हेन यू फाइंड दिस थिंग हैपनिंग इनसाइड दैट जाइगोट, दैट इज नथिंग बट माय क्लीवेज. तो क्लीवेज होगा आपके यहाँ पे, देन आपको बनेगा आपका मोरुला, देन बनेगा आपका ब्लास्टुला एंड देन हैव अ गैस्ट्रुला. गैस्ट्रुला बेसिकली आपका ये तब हम कहेंगे जब आपके इनर सेल मास में से आपके 3 जर्म लेयर बनने लगेंगे. When you will find your 3 germ layer like your ecto, endoderm, ये सब जो आपके बनने लगते हैं ना वहाँ पे, then we say कि अच्छा ये मेरा यहाँ पे बन चुका है, मेरा यहाँ पे as a gastrulation मेरा यहाँ पे चालू हो चुका है. So that is something you will find happening in this. So that is going to be the correct answer. Signal for parturition originates from, ये जो सिग्नल का parturition ये आपका कहाँ से आ रहा होता है? सवाल आपका है आसान, जल्दी से आंसर करिए. बताइए कोमल शर्मा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए. राइट. बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस से आपका यहाँ पे आ रहा होता है आपका सिग्नल फॉर पार्चुरेशन.
ध्यान से देखिए इस सवाल को, सब लोग आराम से पढ़िए एंड गिव मी द टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस। मैं हेल्प नहीं करूंगा इसमें, बहुत हेल्प हो जाती है आपकी इसी चक्कर में, तो बताइए। बोलिए प्रिंस, बताइए। बोलिए प्रिंस, बोलिए। अच्छा प्रिंस, अच्छा, एक सेकंड। ओके, बताइए चेतना, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। आपको सी लग रहा है यहाँ पे? प्रिंस ने आंसर किया है शायद चैट में। प्रिंस माइक नहीं चल रहा आपका, ये भी आपको चैट में लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, सर गला खराब है बेटा, सोने के पहले गर्म पानी पीना, डू द गार्गलिंग विद द हॉट वाटर एंड थोड़ा नमक। ऑलराइट, so now we have, alright, I think people will agree with the, someone is saying option C। मुस्कान option C क्यों लग रहा है आपको यहाँ पे सही आंसर वैसे? Why it is the correct answer as per you, Muskan? सर मुस्कान कुमारी। So Muskan is not answering. Then Muskan Kumari, you tell why it is the incorrect statement. सर सर एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीटस ये मदर फीटस स्टेज में बन जाते हैं। बस उसके बाद नहीं बनती, बिल्कुल सही। तो fetal stage पे at embryonic level only you will find all the oogonia and all the oocytes have been formed, बस after birth there is no addition of any oogonia or the oocytes, so that is why ये statement मेरे यहाँ पे गलत हो जाता है। They are formed throughout the life of the female, ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है यहाँ पे wrong। So yes, that's going to be a correct answer। There are millions gametes in there are million gamete mother cells, that's true, ये बात आपके यहाँ पे सही है। They are formed within the each fetal ovary, that's also going to be true, right? They start division and get arrested अगर प्रोफेस वन ऑफ द meiotic division, that's also going to be true over there। बट ऑप्शन सी आपका यहाँ पे कहीं से भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन के यहाँ पे नहीं निकलेगा। You have this match the following। Now match the following के अंदर आपको ध्यान से देखना है and you have to tell me that what can be the correct match over here। जल्दी करेंगे इसे हम यहाँ पे, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। So you have the match the following in front of you। हाँ जी पूजा अगर बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पे। सर ऑप्शन है। ऑप्शन है आप यहाँ पे मुझे कह रहे हो, ठीक है। एनीवन एल्स? अंशिका एचपी, बोलिए। ऑप्शन डी। बैटमैन वाला बी कह रहे हो या डेली वाला डी कह रहे हो? सर दिल्ली वाला डी। अच्छा ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट मी टेल यू दिस थिंग। बोलो पीयूष क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। डेली वाला डी? नो सर बी, बैटमैन वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वही कह रहे हो आप। देखो यहाँ पे अगर आप मुझे ऑप्शन बी, अगर आप में से कोई मुझे यहाँ पे कह रहे हो, देन लेट्स सी। मॉन्स प्यूबिस आर गोइंग टू बी माय फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट्स ट्रू, ये बात हम लोग सब जानते हैं, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू थिंग। एंट्रम हमेशा आपको मिलेगा आपके यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल के अंदर, राइट। अगर आपको नाबरकन नहीं भी मालूम तभी आप देख सकते हो प्रोफे एक्टोडर्म, मतलब आपका एक्टोडर्म आपके यहाँ पे बात की जा रही है, एंड एक्टोडर्म विल प्ले अ रोल इन माय एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन के अंदर। सो आप जानते हो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपके यहाँ पे मदद करते हैं। तो ट्रोफे एक्टोडर्म भी इज वन ऑफ द एक्टोडर्म व्हिच विल प्ले द रोल इन माय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो मेरा यहाँ पे सी के साथ मेरा यहाँ पे 1 आएगा, एंड अल्टीमेटली मेरा नाबरकन मेरा आएगा यहाँ पे स्पर्म के साथ। नाबरकन बेसिकली करता क्या वो हम एक बार अलग से मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज आई हैव टू टेल यू देन 2 थिंग्स फॉर दैट। बट फिलहाल की अगर आपको ये मालूम ना भी हो, even then you can get your answer and that is going to be my option B। तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे as my correct answer। So this is something you have to know। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा you have to be slightly careful and then give me a correct answer। The spermatogonia undergoes division to produce sperms by a process of spermatogenesis। Choose the correct one with reference to above। कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही है? Take your time, take your 30 seconds।
बताइए चेतना, क्या लग रहा है? सी ऑप्शन। अंशिका शर्मा, सर सी। मुस्कान एंड मुस्कान के बारे दोनों बता दो एक साथ, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे ऑप्शन हमारे यहाँ पे देख लेते हैं। सो स्पर्मेटोगोनिया हैव 46 क्रोमोसोम्स एंड ऑलवेज अंडरगो मेयोटिक सेल डिवीजन। ये बात आपके यहाँ पे गलत है। स्पर्मेटोगोनिया कभी भी आपका मेयोटिक डिवीजन आपके यहाँ पे नहीं करता। इट इज माय प्राइमरी oocyte जो करेगा। तो ये बात तो आपके यहाँ पे होगी आपकी गलत। याद रखना, प्राइमरी oocyte आपका मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करता है, नॉट माय स्पर्मेटोगोनिया। तो ये तो आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो आपका मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा ना आपका वहां पे। देन spermatozoa are transformed into spermatid, ये तो उल्टा बोल दिया इन लोगों ने, उल्टा होता है। It's the spermatid which get transformed into spermatozoa, so that's also wrong. Secondary spermatocyte have 23 chromosomes and undergo second meiotic division. ये बात आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल। जब मेरा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मेयोटिक डिवीजन करेगा तब मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे, that's when I will be finding formation of your spermatid. सो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व मत करो, जब मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ तो इसको भी आप रिकॉल करो। आई वुड रादर रेकमेंड दैट यू शुड हैव योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू, सो आप फटाफट रिकॉल कर सको और ये सबको आप याद रखो। दैट इज द होल पर्पस। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना पर्पस नहीं है, ताकि हम चीजों को रिकॉल करके याद करें। दैट्स हाउ क्वेश्चन सॉल्विंग एंड रिवीजन विल हैपन। ठीक है। नाउ लैक्टेशनल एमेनेरिया के बारे में बताइए, कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे बहुत सही है इन टर्म्स ऑफ लैक्टेशनल एमेनेरिया को लेकर? बस दो लोग, बाकी लोग भी देखिए सवाल को। ये सवाल आपका बिलोंग करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर को। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू अ चैप्टर ऑफ माय रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सो पे अटेंशन टू द, ट्राई टू रिमेंबर द चैप्टर एंड गिव मी करेक्ट आंसर। ओके, बताइए पूजा, क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप यहाँ कह रहे हो, एंड आई थिंक ऑल अदर स्टूडेंट्स ओवर हियर विल एग्री विद दिस ऑप्शन सी, absence of menses during the lactation. Now Pooja, tell me one thing over here, that ये menstruation नहीं हो रहा होता during the lactation, ये कितने महीने के लिए नहीं होता generally? 6 month। Right, very cool. So for 6 months post parturition during the lactating period, menstruation won't be happening, and that is how the person cannot get conceived. So that is going to be your option C over here. एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेडिकेटेड आईओडी आप यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सो इसमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल बनेगा आपका यहाँ पे नॉन मेडिकेटेड आईओडी का? बोलिए चेतना, क्या होगा आंसर इसके अंदर? डी ऑप्शन। मुस्कान? सर ऑप्शन डी। Right, and I think everyone will agree on this. Shaguna and Anshika as well. It is my lippy loops, which is not a part of my non-medicated IOD. हाँ, ये बताइए आप. Raise your hand and answer this. Copper releasing IODs are used for suppressing what? बताइए अंशिका HP. ऑप्शन सी। बोलिए पीयूष. Sir, C option. बोलिए अभिषेक. सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म विल गेट सप्रेस्ड बाय माय कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के वजह से मेरा मोटिलिटी जो मेरे यहाँ पे स्पर्म का होगा मेरे यहाँ पे वो सप्रेस हो जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट. देन व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर? सो आपकी जो फिगर आपके सामने ये आपको क्या बता रही है यहाँ पे, और थोड़ा सा मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए कौन बताएगा इसका आंसर? बताइए अंशिका HP, क्या होगा आंसर इसके अंदर? ऑप्शन सी। और टेल मी समथिंग, हु वाज दैट? इशिता कुमारी ना? अंशिका HP. अंशिका ये बताया मुझे आप यहाँ पे कि आपके ऑप्शन से आपके यहाँ पे सही आंसर आएगा. मुझे बताइए क्या ऐसी फीमेल के अंदर सेकेंडरी oocyte बनेगा? विल यू फाइंड सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन इन सच अ फीमेल? अंशिका HP, यहाँ पे तो आपका पता चलता है बेटा कि अंडरस्टैंडिंग कैसे जा रहा है, वो सब तो आंसर तो आपका ठीक है. दैट्स ट्रू. अंशिका शर्मा बताइए आप. सर आई थिंक नहीं होगा। यू थिंक नहीं होगा? ओके. इशिता? तो मेरे हिसाब से भी नहीं होगा.
क्या है आपका हिसाब डॉक्टर साहब? यूएन अंशिका शर्मा। सर मुझे लग रहा है कि सेकेंड वाले में मेल स्पर्म की एंट्री होती है तब सेकेंडरी oocyte बनता है। ना 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 ना, सेकेंडरी oocyte मियोटिक डिवीजन 2 खत्म करेगा जब स्पर्म की एंट्री होगी। सेकेंडरी oocyte तो जब आपका ओवुलेशन होता है ना बेटा, तब सेकेंडरी oocyte रिलीज किया जाता है। याद करो, दिस इज व्हाट हैपन, दीज आर ऑल दोस माइक्रो स्मॉल थिंग्स which has to be remembered. These are the small things which creates a difference in your exam. तो जब ओवुलेशन आपका यहाँ पे होगा तब सेकेंडरी oocyte रिलीज कर रहे होते हो आप, सो दैट मींस यहाँ पे भी आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड एग्री ऑन दिस कि सेकेंडरी oocyte आपके यहाँ पे बनाया जाएगा एंड दैट सेकेंडरी oocyte विल गेट रिलीज, यहाँ से वो रिलीज कर दिया जाएगा आपके यहाँ पे। ओवुलेशन यहाँ पे भी होगा, बस बात ये है कि वो कभी भी इट वोंट बी एबल टू रीच टू द स्पर्म बिकॉज वी हैव अंडरगॉन अ सर्जरी ओवर हियर। आपने यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी करा रखा है, तो इसलिए वो oocyte को कभी मिलेगा नहीं किसी स्पर्म के साथ, बट बनेगा। oocyte बनेगा आपका यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज किया भी जाएगा, ओवुलेशन भी आपका यहाँ पे होगा, बट यू वोंट फाइंड एनीथिंग हैपनिंग बियॉन्ड दैट। मुझे बताओ, ऐसी फीमेल के अंदर क्या ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा या नहीं होगा? इन सच फीमेल विल यू फाइंड ईस्ट्रोजन सिक्रेशन हैपनिंग और नॉट? अरे बोलो, होगा या नहीं होगा? अनम्यूट करके बताओ, विल इट बी हैपनिंग और नॉट? यस सर, यस सर। होगा सर। बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल। अगर इनका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब इनका यहाँ पे रन किया जाएगा, सो विल आल्सो फाइंड एस्ट्रोजन विल आल्सो गेट फॉर्म्ड ओवर देयर। द हार्मोनल सिक्रेशन आपका सब नॉर्मली रहेगा यहाँ पे, इवन दो शी हैज अंडरगॉन ट्यूबेक्टोमी, हार्मोन आपका बनेगा यहाँ पे, एस्ट्रोजन आपका बनेगा यहाँ पे, ओवुलेशन आपका यहाँ पे होगा, एवरीथिंग विल हैपन। द ओनली थिंग इज देयर इज नो चांस ऑफ हैविंग फर्टिलाइजेशन। सो ये सब मालूम होना चाहिए। यू विल फाइंड, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने आपके सामने रख दिया, देन यू शुड विल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ये मत सोचना कि पिछले साल की पीवाईक्यू भी वो लोग डाल देंगे जैसे टेस्ट में आ रहा होता है कई बार, दैट वोंट बी हैपनिंग। सो यू शुड हैव योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखो, और क्लियर नहीं है तो बताओ। द प्रिवेंटिव मेजर फॉर STI, दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इंक्लूड व्हाट? क्या है इनमें से आपका प्रिवेंटिव मेजर? बोलिए प्रिंस। अच्छा, आप तो अनम्यूट नहीं कर सकते। डिंपल, आप भी अपना चैट में आंसर लिख दो अपना। बोलिए इशिता कुमारी, क्या होगा आंसर इसका? चलिए बताइए। डी। Right. Using condoms, avoid multiple sexual partners, and hygienic sexual practice are all going to be the correct statements. IVF, in which early zygote up to the 8 blastomer is transferred to the fallopian tube, is going to be called as what? Early zygote से जो आप ट्रांसफर यहाँ पे कर रहे हो, बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? जिफ्ट। और अगर ब्लास्टोमेर होता है मेरा 32 स्टेज के अंदर, तो फिर मैं क्या करूंगा? IUT। राइट। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आपका zygote इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बट इफ द ब्लास्टोमर इज एट 32 सेल स्टेज और 64 सेल स्टेज, anything beyond 8 cell stage, then you have to transfer them into the uterus. अच्छा, कोई मुझे इसका फुल फॉर्म बताओ हैंड रेज करके, व्हाट इज माय IUI स्टैंड्स फॉर, और ये जनरली कब इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है? सो व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट विल कम एट योर क्लिनिक फॉर IUI? पहले तो फुल फॉर्म बताओ मुझे यहाँ पे। आप पूजा डागर बताइए क्या है फुल फॉर्म इसका? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन आपने बताया। नाउ टेल मी व्हिच काइंड ऑफ पीपल हैव टू गो फॉर दिस? यही तो आपको बनना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू बिकम इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, समवन हु कैन एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। सो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जब कराया जाता है, ये तब कराया जाता है when there is going to be a patient who is having an issue in terms of a sperm count या sperm की motility कम हो, तो the person will undergo artificial insemination। फिर वो टेक्निक आपको वहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ती है। सो ये चीज याद रखना, इट इज रिलेटेड टू योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जहां पे आप मेल में से स्पर्म कलेक्ट करते हो, एंड नाउ दैट स्पर्म विल बी रिलीज इनटू द पार्टनर, राइट, एंड दैट इज इनटू द यूट्रस। दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी। मुझे बताओ GIFT का फुल फॉर्म क्या था, और ये कौन से पेशेंट के अंदर हम इसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माय GIFT and in which kind of patient I'll be using that? बताइए मुस्कान कुमारी। सर zygote intrafallopian transfer। वो तो A वाला था, ये B का बताओ ना।
Sir, gamete intrafallopian transfer. And what kind of patient should go for this? A woman who cannot produce ovum. Right, a woman who cannot produce ovum, जिसके functional नहीं ovaries, let's say उनके ovaries वहाँ पे functional नहीं है, उनको ये recommend किया जा सकता है. So understand one thing, a girl who is undergoing GIFT does have a functional uterus, but might not have a functional ovary. So यहाँ पे आपका जो development होगा, आपका यहाँ पे जो fertilization आपका यहाँ पे होगा, वो आपका in vivo ही होगा. GIFT के अंदर याद रखना, the fertilization is happening in vivo. That means body के अंदर हो रहा है वो. और जब कोई भी फर्टिलाइजेशन आपका बॉडी के बाहर हो रहा हो, दैट इज गोइंग टू बी माय इन विट्रो. जो आपका ZIFT में आपका हो जाएगा, इवन इन माय ICSI में आपको मिल जाएगा. सो ये आपको रखना है यहाँ पे याद. नाउ द टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक. द टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम आपका कौन सी टेक्निक यहाँ पे आपका फॉलो करवाता है? बताइए प्रिंस अपना आंसर चैट के अंदर. बताइए अंशिका शर्मा अपना आंसर अनम्यूट करके. सर डी. Right, it is always going to be my ZIFT. Zygote intrafallopian transfer को हम हमेशा यहाँ पे टैग करेंगे with my test to baby प्रोग्राम के साथ हमेशा. Okay, now we have this question. इस क्वेश्चन को सब लोग आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लो and then think what can be the correct answer over here. क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूँ. Regarding the male pronucleus, which among the following statement is going to be correct? Male pronucleus के context में इनमें से कौन सी statement आपको यहाँ पे सही लग रही है? Which of the statement is going to be remaining correct over here? So take your time, read all the 4 statements and then give me the correct answer in this. अगर सही स्टेटमेंट नहीं दिख रही तो गलत वाली निकाल लो, लेकिन दिमाग दौड़ाओ और ट्राई टू डू दैट. इशिता कुमारी, क्या लग रहा है आपको? सी. शगुन कौंडल, क्या लग रहा है? सी ऑप्शन. अभिषेक, सर सी लग रहा है क्योंकि 4th ऑप्शन गलत है सर. आप कह रहे हो अभिषेक मुझे यहाँ पे कि 4th ऑप्शन यहाँ पे लग, स्पर्म हेड कंटेन्स प्रोन्यूक्लियस हैव अ डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम. ये बात तो आपकी बात सही है कि ये तो आपका रॉन्ग हो गया बिल्कुल यहाँ पे, दैट्स गोइंग टू बी कंप्लीट रॉन्ग. अगर मेरा यहाँ पे 4th गलत है तो ये भी मेरा यहाँ पे हट गया ऑप्शन, ये मेरा यहाँ पे हट गया. राइट नाउ तो 3 तो मुझे देखने की जरूरी नहीं है, तभी हम देख लेते हैं यहाँ पे. मेल प्रोन्यूक्लियस कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये बात भी यहाँ पे रॉन्ग है. तो माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ पे फिर? मिडिल पीस. मिडिल पीस में होता है, तो ये बैठ गया मेरे यहाँ पे. राइट, मुझे बस 2 और 1 में मुझे चेक करना है, तो मैं 2 भी यहाँ पे देख लेता हूँ. स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? बोथ हेड एंड नेक ऑफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट टू द प्रोन्यूक्लियस फॉर्मेशन. ये तो गलत हो गया ना, सिर्फ हेड के अंदर ही तो होता है प्रोन्यूक्लियस, नेक का थोड़ी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे होगा. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग. तो अब मुझे जब पता चला कि ये सारे मेरे यहाँ पे रॉन्ग है, तो ये मेरा हट गया ना यहाँ से. तो फिर अब इवन दो मेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा लाइक ऑकवर्डली फ्रेम स्टेटमेंट है, इट इज अ स्पर्म न्यूक्लियस आफ्टर एंटरिंग द ओवम एट फर्टिलाइजेशन, थोड़ा ऑकवर्डली फ्रेम्ड है यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे, बट स्टिल दिस स्टेटमेंट हैपेंस टू बी अ मच मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट देन द रिमेनिंग 3 एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर. तो जब भी आपके सामने स्टेटमेंट वाले सवाल आए तो देख लो कि कौन सा बिल्कुल गलत है और उसके बाद अपने ऑप्शन को वहां पे चेक कर लो, तो आपके तुरंत आपके 2-3 ऑप्शन तो आपको वैसे ही निकल जाएंगे, 2 निकल जाएंगे, अगर तीसरा निकल गया तो और भी अच्छा है. So that is how you can come with your correct answer. तो ये आपको यहाँ पे करने की आदत डालनी चाहिए so that you can get your answers correctly always. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए, लगभग हमने यहाँ पे अराउंड 20 जितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं. एंड दिस इज व्हाट विल बी डूइंग. सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, वी हैव आल्सो ट्राइड टू रिवाइज फ्यू थिंग्स राइट नाउ. ये आपको भी करना है अपने एंड पे बाय सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन. जितने क्वेश्चन सॉल्व हो उतनी जल्दी रिवीजन आपको यहाँ पे होगा. ठीक है, अब ये तो हमने यहाँ पे कर लिया, दैट इज समथिंग वी हैव डन. सो आज का जो टास्क था, हमने जो सोचा था कि 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वो हमने यहाँ पे कर लिया है. आई विल आल्सो शेयर असाइनमेंट विद, जनरली आपके साथ भी यहाँ पे एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, सो यू कैन आल्सो सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दैट एज वेल. राइट, न्यूरल कंट्रोल हम लोग ऐसे स्मॉल पीसेस के अंदर हम आगे बढ़ाएंगे अपना, एटलीस्ट जब तक आपका एमटी यहाँ पे चल रहा है, जब तक आपका संडे का एमटी नहीं हो जाता. ओके, नाउ टेल मी समथिंग. अब सेम ड्रिल मैं आपके साथ करूंगा थर्सडे को.
थर्सडे को जब आप मुझे मिलोगे, नॉट थर्सडे, वेडनेसडे को जब आप मुझे यहाँ पे मिलोगे, आई विल रनिंग द सेम ड्रिल विद यू. चैप्टर आपके यहाँ पे रहेंगे, योर दिस 2 चैप्टर आर गोइंग टू बी द चैप्टर इन दैट, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. ये 2 चैप्टर के हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे. नाउ टेल मी समथिंग, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो उस दिन? हाउ मेनी क्वेश्चन यू वांट टू सॉल्व फ्रॉम चैट में बताओ इसका आंसर. गिव मी अ नंबर इन द चैट सो आई विल रन दोस क्वेश्चंस. 20, 25, 30, 35 कितने करना चाहते हो आप सॉल्व फॉर दिस 2 चैप्टर्स ऑफ माय मॉलिक्यूलर बेसिस एंड योर 50 क्वेश्चंस. इतना टाइम नहीं होगा ना बेटा 50 क्वेश्चन. चलो 40 तक मैं पुश कर सकता हूँ मैक्स टू मैक्स. 50 थोड़ा मुश्किल होता है, करा जा सकता है, करा तो जा सकता है, नहीं 50 नहीं करा जाएगा, 40 तक हम पुश कर सकते हैं. ओके सो वी आर गोइंग 30, 35, कुछ लोगों ने 40. बाकी लोग भी बताइए बेटा, बाकी लोग बताइए. बाकी लोग लाइक कि करा लो सर, जितने कराने उतने, ये नहीं चलेगा. 35. सो लेट्स ट्राई टू डू इट बिटवीन द 35 से 40 तक हम यहाँ पे रखते हैं. दैट विल बी इनफ टू गिव यू सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट. टैक्टिकल प्लान हमें हमेशा यहाँ पे याद रखते हैं कि हमारा प्लान यहाँ पे क्या रहेगा. द प्लान इज ऑलवेज गोइंग टू बी एज सिंपल एज दैट. हमने पहले हमारा करना है यहाँ पे हमारा 12th का फोकस. सो यू हैव टू एक्चुअली डबल डाउन ऑन द 12th का सिलेबस. सो आपका जो एमटी में आपका जो 12th का सिलेबस आपके यहाँ पर है, उसके अंदर आप अपनी लाइक पूरा एफर्ट यहाँ पे लगा दीजिए. एफर्ट लगाना मतलब यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, असाइनमेंट से क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व करिए. असाइनमेंट खत्म हो गया, मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट 12th के ऊपर यू हैव टू डबल डाउन. प्लान सिंपल है आपका यहाँ पे, दैट यू हैव टू एंश्योर दैट कि यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिस ना हो. यहाँ से अगर आपके आ रहे 50 क्वेश्चन, तो 50 में से आप 45 क्वेश्चन आप सही कर दो और बाकी 4 क्वेश्चन आप या 5 में आप छोड़ दो. इतना भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो मेरे से होगा नहीं, देन यू लीव दैट क्वेश्चन. इनकरेक्ट तो कम से कम करो आप. सो डबल डाउन ऑन 12th का सिलेबस. एंड 11th ग्रेड के अंदर समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 11th ग्रेड की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, सो 11th ग्रेड के अंदर यू हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स. सेल यूनिट ऑफ लाइफ, एक ही आप यहाँ पे देख लो. देन यू हैव अ सेल साइकिल, मतलब सेल डिवीजन वाला चैप्टर, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला चैप्टर आप यहाँ पे देख लो. एंड देन यू हैव अ कॉकरोच वाला चैप्टर, कॉकरोच एंड फ्रॉग वाला. अगर आपको लग रहा है कि ये सब करने के बाद भी आपके पास काफी ज्यादा एनर्जी है, अगर आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा, देन यू कैन गो फॉर रिमेनिंग 3 चैप्टर एज वेल. ये रिमेनिंग 3 में से अगर आप एक भी कर लेते हो तो भी चलेगा. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके जो बाकी 3 चैप्टर अगर आप उन्हें इग्नोर करते हो, राइट, फिलहाल के लिए, नॉट फॉर नीट एग्जाम बट फिलहाल के लिए, इवन आफ्टर डूइंग दैट यू कैन स्टिल गेट अ स्कोर ऑफ अराउंड 290, 300. आप यहाँ पे स्कोर आराम से कर सकते हो. 300, 310 तक आप स्कोर कर सकते हो. बट आपको सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है फॉर माई दिस. इसके अंदर यू सॉल्व, आई वुड रिकमेंड एवरी डे. मैं क्या क्लास में करा रहा हूँ, मैं क्या असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसके अलावा ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चंस बैठ के. यू स्टिल हैव टाइम, you still have your 6 days in front of you, right? So you can actually solve a bulk of questions. 12th में से क्वेश्चन आपका मिस ना हो, और 11th में से बस ये 3 चैप्टर का आप अपने आप पे हैंडल कर लो. I can do one thing, I will make sure that इन 3 चैप्टर के आपको माइंड मैप आपको मिल जाए. I will do that from my side, कि आप माइंड मैप के थ्रू आप उन्हें थोड़ा आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. एंड इफ यू वांट स्पेसिफिक मॉड्यूल इनके ऊपर अलग से, देन यू कैन आल्सो ड्रॉप मी अ मैसेज. बाकी लिंक तो है आपके पास, मॉड्यूल का लिंक तो है, उसके अंदर तो आपको मिल जाएंगे. अगर आपको नहीं मिल रहा, देन लेट मी नो, आई विल शेयर दैट विद यू. सो दिस इज अ प्लान, दिस इज द टैक्टिकल मूव व्हिच विल ट्राई टू फॉलो अपने एमटी के लिए. सारा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है. 12 पूरा करो, 11 के 3 चैप्टर आप यहाँ करो, एंड यू कैन स्टिल एंड अप गेटिंग योर 300 मार्क्स. ये हमें अचीव करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट. और ये सब अगर लग रहा है कि सर ये मेरा हो चुका है, मेरा अच्छे से आता है, देन यू कैन मूव ऑन टू एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, ये क्लियर है आप सबको यहाँ पे? आई होप इट इज नॉट, ये कोई इसमें लगे कोई आपको कोई कंफ्यूजिंग यहाँ पे लग नहीं रहा है. इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बोलो कुछ, यू हैव टू से समथिंग, अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. Yes. सर 45 क्या कह रहा है प्रिंस अपना? 45 क्वेश्चन हो जाते हैं 30 मिनट्स में, हो जाते हैं, बट सबके लिए नहीं ना. वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट एवरीवन ना. अगर मैं क्वेश्चन सामने रखूं, so I will always have few people who will raise their hand quickly and will give me the correct answer. But class के setup में we have to take into account few things, no? That's why. And while doing solving the question, I have to tell them few things of that question as well, जो कि आप में से काफी लोग जानते हो अच्छे से, and some of them should have a revision of that. That's why. ठीक है, उसके थोड़ा सा हमें उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स. That's why we become slightly slower. Okay. But we can do few things over here. We can have some sessions, 5 से 6 के जो हम सेशन एक रन कर सकते हैं कभी कभार.
जहाँ पे आप लोग बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वी कैन डू दैट, राइट। अर्ली मॉर्निंग सेशन अर्ली मॉर्निंग सेशन के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, बट या वी कैन हैव दिस शाम वाले सेशन हम कर सकते हैं जहाँ पे हम बैठ के और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स प्लान आउट दोस थिंग्स एज वेल, राइट, वी कैन डू देम एज वेल, ठीक है। सो ये कर लेना, और न्यूरल कंट्रोल का जो आज हमने कराया उसका छोटा सा नोट्स बना लेना, हैव अ नोट्स ऑफ दोस थिंग व्हाटएवर वी हैव डन इन स्मॉल पीसेस के अंदर, उसे आप एक बार देख लेना, ताकि उसको भी आप फिर बाद में लाइक स्लोली उसके ऊपर आप बिल्ड कर सको। सो वेडनेसडे को याद रखना, विल बी डूइंग योर मॉलिक्यूलर बेसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एंड वी विल सॉल्व अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे फॉर श्योर इन द नेक्स्ट क्लास। तो रिवाइज करके आना ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई सवाल है न्यूरल कंट्रोल को लेके या एमटी को लेके, या आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपकी यहाँ पे, देन प्लीज आप अपने यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो। सो नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ in terms of anything, then please ask your question. Report link beta, yes, I will let the SNEMAM know about this, and you should be getting the report link by tomorrow.